हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट किया था दैट वाज द एरोबिक रेस्पिरेशन, या पढ़ चुके हो इससे पहले, राइट? कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती थी, ठीक है, और इसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी था, राइट? रिएक्शन भी हमने किया हुआ है, दैट इज़ द ग्लूकोज दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ इन साइटोप्लाज्म। पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट फर्दर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना देता है। और इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है, राइट? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। दूसरी बात है कि इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कम एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, अब दो प्रोसेस हैं कि या तो इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड होगा या इथेनॉल होगा। लैक्टिक एसिड तब होगा जब ये ह्यूमन मसल्स में होगा। इथेनॉल तब होगा जब यीस्ट में ये फर्मेंटेशन के रूप में हो। अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हमारे मसल्स में होगी। अब मसल्स में कब होगी? मान लीजिए आपने कहीं पर स्टर्न एक्सरसाइज की, बड़ी पावरफुल एक्सरसाइज की, बड़ी तेजी से भागे या घर में कोई काम किया, रिपीटेडली आपका हाथ घूम रहा है, उस केस में क्या होगा कि आप जो हैं आपके मसल्स के अंदर ये रिएक्शन होगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज इन साइटोप्लाज्म, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ये तो कॉमन रिएक्शन है, पिछली बार भी हमने किया, देख लीजिए आप। यहाँ पर भी ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ये हमारे मसल्स के अंदर हो रहा है। अब क्या होगा? फर्दर पायरुवेट जो है वो मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब लैक्टिक एसिड जो है, राइट, ये आपकी मसल्स में स्टोर हो जाएगा फॉर द टाइम, और उससे क्या होगा? उससे आपके मसल्स के अंदर पेन होगी। आप थोड़ी देर आराम करोगे, थोड़ी देर के बाद मसल्स फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, तो वहाँ पर फिर से आप मूव कर पाओगे, फिर से आप रनिंग कर सकोगे, फिर से आप वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन टू अदर साइड यीस्ट सेल जो हैं उसमें क्या होगा? यीस्ट एक टाइप की फंगस है, हमने पढ़ा। इन यीस्ट, in anaerobic respiration in yeast, glucose is converted into pyruvate. glucose किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट। सिमिलरली तीनों केसेस में सेम रिएक्शन लिखना है आपने। ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। लेकिन जैसे ही वहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, यीस्ट क्या करेगा? उस पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लेकिन आपने इन दोनों केसेस में याद रखना है कि यहां पर एनर्जी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी दैट विल बी लेस। द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल और इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। तो कल को आपको फर्मेंटेशन का डेफिनेशन भी पूछ सकता है कोई, तो आपने बताना है फर्मेंटेशन का क्या मीनिंग है। फर्मेंटेशन का मीनिंग ये है कि जब भी ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। तो ये हमें फर्मेंटेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट टू दैट, अब ये हमने समरी करनी है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। आपके सामने एक फ्लो चार्ट है। तीनों केसेस में आप देख रहे हो कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आ रहा है पहले स्टेप में। ग्लूकोज in presence of oxygen in cytoplasm it is converted into pyruvate plus energy। साथ में याद रखिएगा एनर्जी भी थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी। अब इसके बाद तीनों केसेस को बड़े ध्यान से देखिए। पहला केस जो है इसमें क्या है? ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब अगर हमारा बॉडी का केस आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉडी में ग्लूकोज कंज्यूम होगा, वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट, ये वाला पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, वहां पर इसने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई। वहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी, ये
एनर्जी जो है दैट इज इन द लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये एनर्जी याद रखना, ये एनर्जी याद रखना, ये कहाँ यूज होगी फर्दर, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्दर ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल सेल के अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी। यह भी हमने पढ़ लिया, आज हमने यही किया। और उसके बाद यीस्ट में क्या होगा, हमारे पास इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। अब देखिए ये यीस्ट है, ये कहाँ कहाँ यूज हुआ, ये यीस्ट ये अपना फूड बना रहा है, ये अपना डिकम्पोजिशन कर रहा है सब्सटेंस जो इसको दिया गया, दैट इज फूड इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर और इन द फॉर्म ऑफ जो मैदा आपने दिया या आपने उसको केक बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया, राइट। तो तीनों केसेस में हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये आपने याद रखना है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है कि एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास डिफरेंस क्या रहेगा। देखिए डिफरेंस जो है ये हमेशा बेस्ट वे है हमें दो चीज़ों को याद रखने का। आप जब भी किसी चीज़ को याद रखना हो तो आप कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन इज द बेस्ट वे। तो कंपैरिजन हमने कर दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, एनारोबिक जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। इसके एंड प्रोडक्ट जो है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तब होगा जब मसल में रहेगा। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एरोबिक में, एनारोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस होगी दोनों प्रोसेस में। अब ये एनर्जी कहाँ है, इस एनर्जी को याद रखिए, ये आगे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में काम आने वाली है। टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी, साइटोप्लाज्म ऑफ द यीस्ट, साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। फिर तो आप डिफरेंस लिख सकते हो कि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज की, तभी तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 6 पॉइंट है हमारा, इट अकर्स इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी आप धरती के ऊपर ऑर्गेनिज्म देख रहे हो उन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कुछ बैक्टीरिया में, यीस्ट में, कुछ टिश्यूज जो है हायर ऑर्गेनिज्म। अब हायर ऑर्गेनिज्म कौन है, हम है, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स, मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जब हम विग्रस एक्सरसाइज करेंगे, तेजी से दौड़ेंगे, ठीक है, जहाँ जिम के अंदर एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी में ये ऐसा होगा। व्हेन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द सप्लाई, तो सप्लाई जितनी चाहिए हमें मसल्स को हमारे उतनी नहीं आ पा रही, हम तेज़ी से सांस ले रहे हैं, तो मसल सेल रेस्पिरेशन जो है उसमें एनारोबिक वे से स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे नेक्स्ट जो है हमने इक्वेशन तो हमने की है, ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट। अब ये देखिए ये कॉमन स्टेप है, ग्लूकोज पायरुवेट में, ग्लूकोज पायरुवेट में, ग्लूकोज पायरुवेट में, ये तीनों में कॉमन रहेगा। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट फर्दर किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर यहाँ पर आप लिख सकते हो साइटोप्लाज्म, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू अ पायरुवेट, पायरुवेट फर्दर कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, इथेनॉल फर्दर कन्वर्टेड इनटू वाटर प्लस एनर्जी। और मसल सेल में ग्लूकोज इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, पायरुवेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये हमारे पास रहेगा एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बार बार एक कॉन्सेप्ट बोला, एनर्जी इज रिलीज, मोर एनर्जी इज रिलीज, लेस एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी 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 तीनों केसेस में आ रहा है। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ये एनर्जी कहाँ यूज होगी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप इजीली पढ़ सकते हो। देखिए हमारी बॉडी में होते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, राइट, वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में पड़े हुए कहीं किसी कॉर्नर में, ठीक है, सेल्स के अंदर। तो अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, ना ही हमारी बॉडी उसको डायरेक्ट यूज करती है। तो उसको यूज करने के लिए हमें एनर्जी को कंजर्व करना पड़ता है। एनर्जी हमारी बॉडी में कंजर्व होती है
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जब भी ब्रेक डाउन होता है हमें एनर्जी मिलती है। अब एटीपी को बनाना हो, देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो उसमें हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिए। तो अब हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, तो एडीपी जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं उसमें फॉस्फेट वो ऐड ऑन होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी का मीनिंग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो है इसमें ऐड होगा। अब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट मिलेगा और उसने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है। तो उसको जोड़ने के लिए, उसको बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से जाएगी? अब आपको क्लियर होगा, ये एनर्जी वही है जो हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन से गेन की थी। तो ये एनर्जी यूज होगी, वी विल गेट एटीपी। एडीपी दैट इज बॉन्डेड विद अनदर फॉस्फेट। एडिनोसिन, दो फॉस्फेट ये थे, एक फॉस्फेट ये हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है दैट रिमेन इनसाइड आवर सेल, रिमेन इनसाइड आवर बॉडी। जैसे ही जब भी हमें जरूरत होती है तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फिर से ब्रेक डाउन होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन होता है, ये देखिए एटीपी है, इसको हमने वाटर की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी प्लस फॉस्फेट। विल गेट एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ यूज होगी? अब हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 30.5 किलो जूल मोल एनर्जी जो है रिलीज होगी पर मॉलिक्यूल। हमारे पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। तो एक चीज याद रखिए, जब भी पैसे खर्चते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ मिलता है। वैसे ही एटीपी खर्चते हैं, एटीपी स्पेंड करते हैं तो उसके बदले में हमें एनर्जी मिलती है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। दैट्स व्हाई वी कॉल एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब मैं वापस लाइंस के ऊपर आता हूँ। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाई एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. तो phosphate inorganic plus ADP जुड़ के हमारे पास ATP बनने हैं। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी किया था। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें मेकिंग ऑफ एटीपी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मीनिंग एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ एटीपी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। When the terminal phosphate linkage in the ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule mole per mole is released. तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulse and many other activities. तो ATP जो अभी मैंने बनाकर बताया वो कहाँ यूज होगा? इवन जब मैं ये जो छड़ी है, ये जो मेरे पास इसको घुमा रहा हूँ, मेरी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, वो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, फर्दर मैंने कौन सी स्लाइड बनानी है, आपने इसको कैसे लर्न करना है, वो सभी नर्व इम्पल्सेस एटीपी की प्रेजेंस से हो रही हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़ आप अपनी बॉडी में सोच सकते हो वो सारी की सारी एटीपी की प्रेजेंस में होगी। एटीपी टूटेगा तो हमारे पास हमारा बॉडी में कोई भी फंक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। दैट विल बी कंक्लूड इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।